हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम द टेबल टर्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पोयम तो बेसिकली आप सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन पोयम को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब भी हम किसी पोयम को पढ़ते हैं तो उस पोयम के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, कौन सा मीटर यूज हुआ है, उस पोयम के राइम स्कीम क्या है, उस पोयम के अंदर कौन से लिटरेरी टर्म्स का यूज हुआ है ना, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कौन सी यूज हुई है। तो ये कुछ की फैक्ट है, कुछ की इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। समरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारा फैक्चुअल जो डाटा मैंने अभी आपको बताया, ये आपको और कहीं ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हम क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासकर टीईटी एग्जाम में काफी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस पोएम को काफी डीप में कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है द टेबल टर्न, बेसिकली इट कंपेयर द विजडम ऑफ नेचर टू द नॉलेज ऑफ बुक्स इन एन आयरनिक टर्न ऑफ इवेंट। यानी कि इस पोएम में यह बताया गया है कि किताबों में ज्ञान व बुद्धिमत्ता खोजने की बजाय व्यक्ति को प्रकृति को जानना चाहिए, प्रकृति का आनंद उसको लेना चाहिए। प्रकृति ज्यादा अच्छी टीचर है बजाय किताबों के। यानी कि जितना आपको प्रकृति सिखा सकती है उतना आपको किताबें नहीं सिखा सकती। यह पोयम लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कम्बरलैंड नाम की एक जगह पर, जो कि इंग्लैंड के अंदर पड़ती है। इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 को, है ना, वेस्टमोरलैंड नाम की एक जगह पर। ये रोमांटिक एज के एक पोइट रहे हैं जिन्हें पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ काफी फेमस है इनके एक कलेक्शन ऑफ पोयम लिरिकल बैलेट को लेकर। देखिए, लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था 1798 में। ये एक कोलैबोरेटिव कलेक्शन है, यानी कि इस एसटी कोलरिज के साथ मिलकर वर्ड्सवर्थ ने ये कलेक्शन पब्लिश करवाया था 1798 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी ये टेबल, ये पोयम। देखिए, द टेबल टर्न ये टॉपिक है ना, यानी कि टेबल को पलट दो। इसका मतलब क्या है? कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि जिस टेबल पर तुम किताबें रखकर उससे पढ़ रहे थे, अब उस टेबल को टर्न करने का समय आ गया है। यानी कि टेबल को टर्न करके थोड़ा सा अपने कमरे से बाहर निकलो और प्रकृति का आनंद लो, नेचर को एंजॉय करो। तो कवि ये कहना चाह रहा है। ये जो पोयम है ये 1798 के लिरिकल बैलेड नाम के कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। इस पोयम को 1798 में, ये आपको ध्यान रखना है। इस पोयम की थीम है इंपोर्टेंस ऑफ नेचर। द पोयम कंपेयर्स नॉलेज गेदर फ्रॉम बुक्स विद द प्रोफाउंड विजडम ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड आर्ग्यू दैट नेचर इज फार बेटर टीचर। यानी कि प्रकृति ज्यादा अच्छे से आपको सिखा सकती है, वो ज्यादा अच्छी टीचर है बजाय किताबों के। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। दिस पोयम कंसिस्ट ऑफ 32 लाइन्स। इस पोयम के अंदर आपको 8 स्टेंजा देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइनों का यूज हुआ है, यानी कि 4 लाइन के एक स्टेंजा को बेसिकली हम क्वाट्रेन कहते हैं। तो इस पोयम के अंदर आपको टोटल 32 लाइन देखने के लिए मिलेगी। ये एक बैलेट पोयम है। बैलेट क्या होता है बेसिकली? देखिए, जिस तरीके से सोनेट को 14 लाइन में लिखा जाता है, यानी कि उसका एक पैटर्न फिक्स होता है, लेकिन बेलेट का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। यानी कि बेलेट कितनी ही लंबी हो सकती है ना। ईच स्टेंजा फॉलो इक्वल एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इन कंपैरिजन हैज ए मोर इररेगुलर राइम। इस पोयम की राइम स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगी ए बी ए बी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना पहले स्टेंजा को। अप अप माई फ्रेंड एंड क्विट यूर बुक्स। यानी कि उठो उठो मेरे दोस्त और अपनी किताबों को छोड़ दो, है ना, अपनी किताबों को साइड में रख दो। देखिए, मैं आपको यहां पर फिगर ऑफ स्पीच बताते हुए चलूंगा ताकि लास्ट में आपको कुछ डाउट ना रहे। अब देखिए, अप अप ये जो दो शब्द है, इन दोनों शब्दों में जो सिलेबल यूज हो रहा है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल हो रहा है ना। बेसिकली स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है? जब भी हम किसी शब्द को पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त अगर उस शब्द के अंदर ववेल साउंड आ रहा है ना, तो उस शब्द को हम जो है कि एक स्ट्रेस काउंट करते हैं उस शब्द के अंदर। मैंने अलग से स्ट्रेस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने
जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और फिगर ऑफ स्पीच है, इन दो टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो की लिंक इजीली मिल जाएगी, तो आप उन वीडियो को पहले देखिए, तब आपको ये पोयम और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए देखिए, अब ये दोनों स्ट्रेस्ड सिलेबल है, यानी कि यहां पर आपका स्पॉन्डी फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली यूज हुआ है। कौन सा? स्पॉन्डी, है ना। स्पॉन्डी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जब दो स्ट्रेस्ड सिलेबल एक साथ आ जाए, यानी कि जब दो स्ट्रेस्ड सिलेबल एक साथ आ जाए, वहां पर होता है आपका स्पॉन्डी फिगर ऑफ स्पीच। दो स्ट्रेस्ड सिलेबल आएंगे, फिर आएगा आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। चलिए, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, यानी कि कवि क्या कह रहा है कि अप माय फ्रेंड एंड क्विट यूर बुक्स, यानी कि उठो उठो मेरे दोस्त और अपनी किताबों को साइड में रख दो, ऐसे तो बैठे बैठे तुम मोटे हो जाओगे। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, यानी कि ऐसे तो बैठे बैठे तुम मोटे हो जाओगे, यानी कि अपनी साइज का डबल हो जाओगे, है ना। अप माय फ्रेंड, यानी कि उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्लियर योर लुक्स, और अपने चेहरे को, ये जो तुमने इतना सीरियस बना रखा है ना, तो अपने चेहरे की ये जो शक्ल तुमने बना रखी है, इसको थोड़ा सा चेंज करो, है ना। यानी कि अपने चेहरे की सीरियसनेस को तुम हटाओ, अपना लुक जो है वो क्लियर करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये जो इतनी मेहनत है और ये दिक्कत है, किस लिए है ये, है ना। इतने टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तो अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अप माय फ्रेंड्स एंड क्लियर योर लुक्स, व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। अब देखिए, इन चार लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो दो लाइन है, पहली और तीसरी लाइन, इन दोनों लाइन में अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, ये दो कुछ सिमिलर सेंटेंसेस लग रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि दो जो सेंटेंस है वो सिमिलर टाइप लगे, वहां पर आपका पैरेललिज्म फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए, इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को मैंने लास्ट इस वीडियो के एंड में मेंशन भी किया है, तो आपको वहां तो पता चलेगा ही, लेकिन मैं यहां पर भी आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो इसमें आपका पैरेललिज्म फिगर ऑफ स्पीच आएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। द सन अबव द माउंटेन्स हेड, यानी कि सूर्य को देखो, वो पहाड़ों के ऊपर आ गया है। यानी कि सूर्य पहाड़ों के ऊपर कब आता है? जब शाम का समय हो जाता है ना। यानी कि शाम हो चुकी है। ए फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, और एक फ्रेश सी रोशनी, है ना। लस्टर का मतलब होता है रोशनी, मेलो मतलब खुशबू, यानी कि एक फ्रेश सी रोशनी और खुशबू फैल चुकी है। थ्रू आउट ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, यानी कि इन लंबे हरे मैदानों में एक फ्रेश खुशबू और लश्कर यहां पर फैल चुकी है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो मैदान है, ये जो ग्रीन फील्ड है, ये सुनहरे रंग के हो गए, है ना। येलो मतलब बेसिकली होता है पीला, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोयम यहां पर सुनहरे रंग, जब सूरज डूबता है तो सूरज की जो रोशनी होती है ना सुनहरे रंग की, उस रंग की वो बात कर रहा है कवि। तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो ये मैदान सुनहरे रंग के हो गए हो सूरज की रोशनी के कारण। बुक्स टिस ए डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, देखिए टिस मतलब इट इज, यानी कि किताबें तो एक बोरिंग और एंडलेस, एंडलेस मतलब होता है कि कभी ना खत्म होने वाली, तो किताबें तो बोरिंग और एंडलेस स्ट्राइफ है, एंडलेस यानी कि संघर्ष है। कम हियर एंड वुडलैंड लिनेट, यानी कि यहां आओ और उस बर्ड की आवाज को सुनो। अब देखिए यहां पर ये जो शब्द यूज हुआ है वुडलैंड लिनेट, बेसिकली ये एक पक्षी है। वुडलैंड लिनेट एक पक्षी है ना, जो बहुत ही सुरीला गाता है। तो बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि इस पक्षी का जिक्र यहां पर हुआ है। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, यानी कि और उसका गाना जो है वो कितना मीठा है, वो कितना मीठा गा रही है। उसका गाना वो ऐसे गा रही है मानो वो मेरे जीवन के बारे में गा रही हो, है ना। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, यानी कि वो इतना मीठा गा रही है मानो वो मेरे जीवन के बारे में गा रही हो। देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, और उसके गाने में समझदारी भी है, बुद्धिमत्ता भी है ना, यानी काफी समझदारी से वो गा रही है। एंड हाक हाउ ब्लीच द थ्रोसल सिंग्स, यानी कि और सुनो, हाक मतलब होता है सुनो, कितनी खूबसूरती से गाती है वो थ्रोसल। अब देखिए यहां पर ये जो थ्रोसल वर्ड यूज हुआ है, बेसिकली ये भी एक बर्ड है, थ्रोसल भी एक बर्ड है
है ना। तो आपको नाम यह ध्यान रखना है, वुडलैंड लिनेच और थ्रोसल, ये दोनों बर्ड यूज हुए हैं इस पोइट्री के अंदर। तो एंड हाउ यानी कि और सुनो, हाउ ब्लीड द थ्रोसल सिंग्स, यानी कि वो थ्रोसल भी कितना बढ़िया गा रही है। ही टू इज नो मीन प्रीचर, वो भी किसी उपदेश देने वाले से कम नहीं है। प्रीचर मतलब होता है जो उपदेश देता है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, यानी कि बाहर आओ, नेचर में आओ, है ना, लाइट ऑफ थिंग्स में आओ, यानी कि उन चीजों में जो एग्जिस्ट करती है तुम्हारे आसपास, उन चीजों को तुम जो है कि देखो, उन्हें महसूस करो। लेट नेचर बी योर टीचर, और नेचर को अपना टीचर बनने दो, यानी कि नेचर से सीखो, किताबों से क्या सीखते हो, कवि ये कहना चाह रहा है। फिफ्थ स्टेंजा हमारे स्टार्ट होता है, शी हैज ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसको ध्यान से सुनना। शी हैज ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, यानी कि नेचर के पास तो वेल्थ है, यानी कि नेचर भरा पड़ा है, किससे, नॉलेज से। अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, और वो हमारे मन को और हमारे दिल को ब्लेस करती है ना, उन्हें जो है कि ब्लेस करती है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथड बाय हेल्थ, हमें विजडम देती है और साथ ही साथ एक अच्छी हेल्थ भी हमें वो देती है। ट्रुथ ब्रेथड बाय चीयरफुलनेस, और साथ ही हमें सच्चाई के साथ वो खुशियां भी देती है। कौन, नेचर। तो नेचर हमें ये सब देती है, इसीलिए नेचर को फील करो। वन इंपल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन, यानी कि वासंती वन की एक तरंग जो है तुम्हें मानव के बारे में ज्यादा शिक्षा दे सकती है ना। एक तत्व होता है बेसिकली, किसी स्प्रिंग सीजन की एक लकड़ी होती है, वर्नल वुड का यहां पर क्या मतलब है, स्प्रिंग सीजन की एक लकड़ी, तो वो जब बहुत स्ट्रांग होती है तो वो तुम्हें इंसान के बारे में ज्यादा नॉलेज दे सकती है, ज्यादा शिक्षा दे सकती है। ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, यानी कि बुराई और अच्छाई के बारे में वो ज्ञान देती है। देन ऑल द सेज गेन, जितना कि सभी साधु संत नहीं बता पाएंगे। अब देखिए यहां पर बेसिकली कवि ये कह रहा है कि नेचर जो है वो तुम्हें ह्यूमंस के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में, है ना, सभी के बारे में उन साधु संतों से भी बेहतर बता सकता है। जबकि हम लोग तो साधु संत को सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हैं, है ना, सभी ह्यूमंस में सबसे ज्यादा ज्ञान साधु के पास माना जाता है। लेकिन पोइट के अनुसार यहां पर नेचर जो है वो सबसे ज्यादा तुम्हें सिखा सकता है, ना कि कोई साधु संत। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, यानी कि वो नॉलेज जो नेचर हमें देता है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, यानी कि हमारे बदलते हुए कंफ्यूजन को, हमारा बदलता हुआ जो नॉलेज है, जब हम बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं, मिसशेप्स द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ थिंग्स, चीजों की खूबसूरती होती है उसे हम बदल देते हैं। हमारा ये दिमाग इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि कभी कभी हम रियल जो चीजें रहती है उनके बारे में इतना ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं कि हम उनकी खूबसूरती को खो देते हैं, उन्हें हम समझते ही नहीं। वी मर्डर टू डिसेक्ट, और हम उनके मीनिंग या फिर मैं कह दूं कि उनके अंदर की गहराई को जानने के लिए उनकी खूबसूरती का हम मर्डर कर देते हैं, यानी कि हम उनकी खूबसूरती को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी होता बेसिकली ये है, जब भी आप कभी पढ़ने ही बैठते हैं तो कोई टॉपिक जो है अगर आपको पढ़ने में अच्छा भी लगता है ना, तो आप इतने अंदर घुस जाते हैं जैसे कि कोई आपको उसमें रिसर्च करना हो, आपको कोई पीएचडी करना हो। अरे अगर आपको रिसर्च करना है तो वो एक अलग विषय है। अभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए ना जो आपके एग्जाम के लिए आपको यूजफुल लगे, है ना। तो हमें ज्यादा नहीं घुसना है। तो कवि यही कह रहा है कि इंसान की आदत होती है, वो इतना ज्यादा कभी कभी घुस जाता है चीजों के अंदर कि वो उनकी खूबसूरती को भी खराब कर देता है। नेक्स्ट स्टेंजा, आपका लास्ट स्टेंजा आता है, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। कवि कह रहा है कि बहुत पढ़ ली तुमने ये साइंस और ये आर्ट। क्लोज अप दोज बेरन लीव्स, यानी कि बंद कर दो इन किताबों को जो खाली पत्तियों की समान है, उनमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज आपको कहां मिलेगा, नेचर में। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ यू ए हार्ट, यानी कि बाहर आओ और अपने साथ अपना दिल भी लेकर आना। दैट वॉच एंड रिसीव्स, जो देख सके, सुन सके और ग्रहण कर सके, है ना। नेचर जो आपको सिखाएगा उन सभी को वो ग्रहण कर सके। तो बेसिकली ये थी आपकी पोयम। ये आठों के आठों स्टेंजा का मैंने आपको काफी डीप मीनिंग बताने की कोशिश की है। चलिए अब हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं जो इस पोयम के अंदर यूज हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है पैरेललिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको ऐसा लगे
कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है सेंटेंस के अंदर उनका सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, तो वहां पर आपका होगा पैरेललिज्म। जैसे कि लाइन फर्स्ट, थर्ड, 19, 20 और 22, 23, इन चारों लाइन के अंदर इन सारे के सारे शब्द का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो ये हो जाएंगे आपके पैरेललिज्म। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आता है आपका एलिट्रेशन। Alliteration is a figure of speech in which the same sound repeat in a group of word। जैसे कि टॉयल ट्रबल है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आपने सुना होगा एग्जाम्पल, तो वो इसी का एग्जाम्पल है। वर्ल्ड, वेल्थ, विजडम, मे, मोर, मैन, मोरल, मेडलिंग, तो ये अलग अलग लाइनें आपको मैंने दे रखी है। 4, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 30 और 31, इन सभी की सभी लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। देखिए इस पोयम में मीटर कौन सा यूज हुआ है, तो इस पोयम में कॉमन मीटर बेसिकली यूज हुआ है। कॉमन मीटर के अंदर आपको टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, ये दोनों मीटर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस पोयम की पहली और तीसरी लाइन तो आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है ना। आइएम होता है बेसिकली जहां पर पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड रहता है ना, डा डम ये साउंड आता है। वाइल द सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है उनमें आपका आइएम्बिक ट्राईमीटर का यूज हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आइएम क्या होता है, तो जब पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड आए वहां पर होता है आपका आइएम। और किसी पोयम के अंदर अगर 4 फीट है, उस लाइन के अंदर 4 फीट है, यानी कि उसे हम कहेंगे टेट्रामीटर। 3 फीट है तो हम उसे ट्राईमीटर कहेंगे। देखिए अब इस पोयम के अंदर आपको स्पोंडी भी देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया था अप, इन लाइनों में क्या है, इनमें स्पोंडी फिगर ऑफ स्पीच है। जहां पर 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल एक साथ आ जाते हैं उसे हम स्पोंडी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। द सेम थिंग हैपन इन लाइन 3 विच रिपीट अप। तो पहली और तीसरी लाइन में यह शब्द बार बार यूज हो रहा है ना, ये आपको ध्यान देना है। फिर देखिए यहां पर वाइल द लाइन 9 स्टार्ट विद ए ट्रोकी। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है इस पोयम के अंदर। ये पोयम बेसिकली लिखी तो आइएम्बिक टेट्रा और ट्राईमीटर में गई है, लेकिन 9th लाइन में यहां पर ट्रोकी का यूज हुआ है। अब सर ट्रोकी क्या होता है और आइएम क्या होता है? देखिए आइएम में बेसिकली पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड रहता है और दूसरा स्ट्रेस्ड रहता है, लेकिन ठीक इसके अपोजिट ट्रोकी में पहला स्ट्रेस्ड सिलेबस रहता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहता है। सर ये सिलेबल क्या होता है, तो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में अलग से समझाया है, तो पहले आप सिलेबल को समझिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब देखिए ये एक एग्जांपल है, बुक्स टीज ए डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ। तो इसके अंदर बेसिकली ट्रॉकी का यूज हुआ है ना, बुक्स टिस। अब देखिए बुक्स क्या है, बुक्स एक बुक्स एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है, जबकि टिस एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है ना। ये आप आगे देखिए, द लास्ट स्टेंजा फॉर ए क्लियर एग्जांपल ऑफ दिस मीटर। अब देखिए इनफ, तो इन क्या है, इन अफ। अब बोल के देखिए, जब आपके मुंह से फोनेटिक साउंड निकलेगा तो इन पर आपको कम जोर लगाना है, लेकिन ऑफ पर आपको ज्यादा जोर लगेगा। जैसे इन अफ है ना, ऑफ साइंस, साइंस एंड ऑफ आर्ट। तो बेसिकली यहां पर जो रेड लाइन में है ये है आपके अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, और जो ये ब्लैक शब्द आपको दिख रहे हैं ये है आपके स्ट्रेस्ड। तो जहां पर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन बने वहां पर आपका आइएम्बिक जो मीटर है वो यूज होता है। और क्योंकि पहली और तीसरी लाइन में आपको 4 फीट देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये 4 फीट है। 1 फीट 2 सिलेबल से मिलकर बना हुआ होता है, तो 4 फीट के इस लाइन को हम टेट्रामीटर कहते हैं। लेकिन दूसरी और चौथी लाइन में आपको 3 फीट देखने के लिए मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं 3 फीट। तो 3 फीट की लाइन को हम ट्राईमीटर बेसिकली कहते हैं। तो 4 फीट की लाइन को टेट्रामीटर और 3 फीट की लाइन को ट्राईमीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सारी की सारी जानकारी डिस्कस की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपी टेट ग्रेड 1 के नोट्स अवेलेबल है, मात्र आपकी एग्जाम को कुछ ही दिन बचे हुए हैं।
तो मैं चाहता हूं कि आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को शेप दें, जिसके लिए आप हमारे ये शॉर्ट नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि मात्र अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में। ये जो आपको स्क्रीन पर प्राइस दिख रहा है, आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, आपको मात्र 199 रुपीज पे करने हैं। 199 रुपीज में आपको पूरे इंटायर सिलेबस के इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स हम नोट्स जो है कि हम प्रोवाइड करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।